नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक बद्देशिया। हरियाणा नगर निकाय चुनाव 2025 की सरगर्मी लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है और इस दिशा में हरियाणा भाजपा की ओर से चुनाव के लिए नगर निगम नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। बीजेपी ने 5 नगर परिषद और 14 नगर पालिका के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो वहीं पटौदी, सिरसा, थानेसर, अंबाला, छावनी और सोहना के नगर परिषद चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। इसमें से सोहना नगर परिषद के उपचुनाव होना और वही बराड़ा, भवानीखेड़ा, जाखल, जुलाना, पुंडरी, कलायत, सीवन, इंद्री नगर, नीलोखेड़ी और इसी के साथ हथीन, खरगौदा, रादौर, अरशंद और इस्माइलाबाद के जो है नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। इसमें से नगर पालिकाओं में उपचुनाव होना थानेसर नगर पालिका चुनाव के अध्यक्ष पद के लिए माफी, ढांडा, तो वही जो है इस्लामाबाद के बाद पालिका उपचुनाव के लिए मेगा बंसल को बनाया गया प्रत्याशी। और इस बीच एक सप्ताह पहले बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की थी। जारी लिस्ट के अनुसार फरीदाबाद के हरियाणा बाल कल्याण आयोग के अध्यक्ष प्रवीण जोशी को टिकट मिला है। तो वही हिसार से नमो ऐप के प्रदेश सह संयोजक प्रवीण पोपली घरपाटी ने भरोसा जताया है। तो वही करनाल से एक बार फिर रेणु बाला गुप्ता को टिकट मिला है। रेणु बाला कला पंच एवं संस्कृति प्रकोष्ठ एवं प्रदेश संयोजक है। तो वही पानीपत में कोमल सैनी की उम्मीदवारी बनाई गई है। इसी तरह रोहतक के पार्टी के लिए एससी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम अवतार वाल्मीकि और यमुनानगर में सुमन बहमनी को प्रत्याशी घोषित किया है। सोनीपत से राजू जैन जो कि पूर्व सीएम खट्टर मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार भी रह चुके हैं और वही उम्मीदवार बनाया गया है। यही अम्बाला से सैलजा सचदेवा और गुरुग्राम से राजरानी मल्होत्रा को टिकट मिला है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी नेताओं पर गाज गिरनी आरंभ हो गई है। कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी प्रभारी दीपक बावरिया जो है उनको हटा दिया गया है और बीके हरिप्रसाद को नया वो प्रत्याशी बनाया गया है। और इस बीच आपको बताते चले इनकी गिनती पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबियों में होती थी। दीपक बावरिया जो है वो विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद स्वयं अपने पद से इस्तीफा देने का पेशकश किए थे, लेकिन इस बीच अपने खराब स्वास्थ्य को हवाला देते हुए प्रभारी के महत्वपूर्ण पद किसी दूसरे नेता को सौंपने का सुझाव दिया था। बावरिया के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान को भी बदला जा सकता है। बता दें कि हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके तहत हरियाणा में नगर निगम के साथ ही नगर पालिकाओं के भी चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में बताते चले कि 11 से 17 फरवरी तक नामांकन होने के लिए 2 मार्च को वोटिंग होगी और 12 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इस बीच देखिए कई तरह की कयास भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें नगर निगम के चुनाव के लिए हरियाणा भाजपा ने मेयर पद के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी थी। महज 10 मिनट के अंदर इसने अपना जो है वो जो लिस्ट था उसे वापस ले लिया गया। देर शाम भाजपा हाईकमान की स्वीकृति के बाद संशोधित सूची जारी हुई, जिसमें 8 प्रत्याशियों की सूची पुराने वाली ही है। वहीं जबकि गुरुग्राम में भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष उषा प्रियदर्शी का टिकट कट गया और उनके स्थान पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महिला मोर्चा की राजरानी मल्होत्रा को गुरुग्राम से टिकट दिया गया है। तो लगातार सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं और देखिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। करेंगे इस पर चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, चलिए परिचय करवा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता रामराजी शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर स्वागत है आपका। और कांग्रेस से प्रवक्ता नीरज गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामराजी शर्मा जी, शुरुआत आपसे करूंगी। देखिए कल देर शाम बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जारी हो गई, ऐसे भी 10 मिनट बाद ही उसे वापस ले लिया गया। क्या कुछ चल रहा है पार्टी में? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पहले लिस्ट थी वो वैसे आउट हो गई थी। उसमें माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साइन नहीं थे। वो तो सोशल मीडिया पर वैसे किसी ने चला दिया था। हमारे देखो, माननीय प्रदेश अध्यक्ष के साइन होंगे वही तो लिस्ट मानी जाएगी। उस पर साइन नहीं थे, वो तो सोशल मीडिया पे वैसे किसी भाई ने चला दिया था। ऐसा कुछ नहीं है, किसी की टिकट ना काटी गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें वैसे दे दिया था किसी भाई ने। और जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन हमारा साथ दे रही है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है,
उनका विश्वास हमारे साथ है। सबसे बड़ी जीत तो हमारी ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी पार्टी ने, हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी ने, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, जो लोह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जनता में विश्वास हमारा बढ़ा है, हमारा कम नहीं हुआ। सबसे बड़ी जीत तो हमारी ये है। वह जनता में एज इट इज हमारा जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, और बल्कि और आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है। जिस तरह से दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन ने विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाई है, उनकी गारंटी के ऊपर मोहर लगाई है, उनके सिद्धांतों पर ऊपर मोहर लगाई है। हमारे बहुत ही प्रसिद्ध रणनीतिकार और सरदार पटेल जी के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री जाने जाने वाले और लोह पुरुष के नाम से विख्यात माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी की चाणक्य नीति पे मोहर लगाई है, वो हमारे चाणक्य हैं। दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन की जीत है ये हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी वहाँ बूथ मैनेजमेंट में वहाँ पे उन्होंने सबकी ड्यूटी लगाई, हमारे प्रदेश के नेताओं की, ये उनकी जीत है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से केजरीवाल की बातों का जवाब दिया, जो उसने झूठे बेबुनियाद और गलत आरोप लगाए थे, जैसे बहुत लंबा हो जाएगा टीवी डिबेट में, जैसे जिस तरह से गंगा मैया के बारे में, यमुना मैया के बारे में, यमुना नदी के बारे में बोला, जो हमारी माता के रूप में जानी जाती है, और हमारे मुख्यमंत्री ने जिस तरह से उनके झूठे आरोपों का पर्दाफाश किया, ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री की जीत है। ऐसे ही हरियाणा में भी जिस तरह बहुत ही हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन, जो हम भगवान के रूप में जाने जाते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता जन जन को भा रही है, जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में रहते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट, प्रेरणा स्रोत हैं, बहुत ही मिलनसार हैं और छत्तीस बरादरी को साथ लेके चल रहे हैं। जिस तरह से हमारे युवाओं को मेरिट के आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां लग रही हैं, इनकी शुरुआत माननीय मनोहर लाल जी ने की थी। जब जो केंद्रीय मंत्री भारत सरकार है उस टाइम में वो हमारे मुख्यमंत्री जी थे। उन्होंने कहा था कि भाई पूरा हरियाणा का परिवार मेरा परिवार है, पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के बच्चे हैं, और मैं मेरिट के आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दूंगा, और उन्होंने दी। और हमारे मुख्यमंत्री जी उसका फॉलोअप कर रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली, को चपरासी नहीं लग गया था, मेरिट के आधार पर क्लास 1 अफसर लग रहे हैं, अपने आप में गौरव की बात है। और जिस तरह से जातीय समीकरण, वैसे तो हम राष्ट्रवादी जातिवादी नहीं है, सभी जातियां हमारे लिए बराबर हैं। और माननीय हमारे हाईकमान ने, हमारी चुनाव समिति ने, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जिस तरह से सभी जातियों का संतुलन साध के बहुत बढ़िया टिकटें बांटी हैं, मैं इस बात के लिए हमारे नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए थे सभी कार्यकर्ताओं को, सभी हमारे एमएलए को, सभी मंत्रियों को, सभी एमपीओ को और सभी पार्टी के नेताओं को कि जनता के बीच में रहे। ये छोटी सरकार है, इसको आप हल्के में मत लें। छोटी सरकार का आगे चुनाव है, ये निकाय चुनाव छोटी सरकार के रूप में जाने जाते हैं। और उन्होंने सभी को सबकी ड्यूटियां लगा दी थी। हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा में समर्पित हैं। एक ठीक है, नीरज गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी ने अपने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी हो गया है। ऐसे में कांग्रेस अब तक अपनी सूची जारी नहीं कर पाई है, क्या ये सांगठनिक कमजोरी नहीं दिखाता? ज्योति जी, अभी बताना चाहूंगा कि हमारे अभी हरियाणा के प्रभारी चेंज हुए हैं, बी के हरिप्रसाद जी को लगाया गया। अभी 1-2 घंटे में हमारी पूरी फाइनल लिस्ट आ जाएगी। लगभग पूरे नाम तय कर लिया, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। सिर्फ बी के हरिप्रसाद जी नए प्रभारी हैं तो वही घोषणा करेंगे, तो उसकी सारी घोषणा हो जाएगी। मोटे मोटे तौर पर देखो, मानेसर से हमने नीरज यादव जी को मेयर के पद पे उतारा है, तो हमारी सारी लगभग सीटें तैयार है, सब कुछ तैयार है। पास बल्कि हमारे उम्मीदवार भी इंतजार कर रहे हैं कि लिस्ट आए और हमने पर्चा भरे, क्योंकि देखिए 1 दिन टाइम बचा है, 17 तक का टाइम है, स्कूटनी का टाइम है, और कल का टाइम बचा है, और कल और आज का टाइम बचा है। तो पर्चा देखिए, हमारे सारे मुद्दे तय हैं। हमने सब मुद्दों पर, किस मुद्दों पर चुनाव लड़ना है, मैनिफेस्टो कमेटी तैयार है। हमें मैनिफेस्टो में नगर निगम वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज मुद्दों को उसमें उतारा है। जिस नगर निगम की समस्या है उन्हीं को लेकर जनता के बीच जाएंगे। देखिए मेरे भाई, अब अपनी बीजेपी के प्रवक्ता साथी अपनी पार्टी गुणगान कर रहे हैं। चलो, जो भी प्रवक्ता होता है अपनी पार्टी की नीति बनाता है, उसमें मुझे
कहने में कोई गुरेज नहीं। देखिए ये बातें अपने पूरे नहीं कर पाएंगे। अभी मैं इसके आपको एग्जांपल देता हूं कि ये तो उधर की बात करते हैं, हरियाणा के मुद्दों पर बात नहीं करते। हरियाणा सरकार ने जो 1 लाख वोट से पहले, वोटिंग से पहले 2017 जो सपना दिखाया था, तीसरे इलेक्शन में वादा किया था 1,80,432 गरीब आदमियों को सस्ते दर पे फ्लैट देने की योजना करेंगे। आप उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिए। मैं नहीं कह रहा, आपके टीवी चैनल भी कह रहे हैं, रिकॉर्ड भी कह रहा है, ऑन लोड कर रहे हैं, औपचारिक घोषणा है कि वो ठंडे बस्ते की घोषणा में डाल दिया। ये सिर्फ ना झूठे वादे करके हथियाने का काम कर रहे हैं, सत्य हथियाने का काम कर रहे हैं। ना ही 2100 की घोषणा होगी, ना ही 500 का सिलेंडर मिलेगा। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, क्योंकि सरकार में पैसा ही नहीं। देखिए कितना कर्जा हो गया सरकार पे, ये सारे हरियाणा जानता है। आप पे भी कर्जा है, मुझ पे भी कर्जा है, और मेरे भाई जो प्रवक्ता साथी उन पे भी कर्जा है। प्रति व्यक्ति आएगी 7 से 1,23,479 रुपए का। तो ये सिर्फ घोषणाएं, सिर्फ लीला तृप्ति के लिए की है, और ये इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सिर्फ उधर की बात करके नगर निगम के चुनाव हरियाणा में दिल्ली तक बाहर ले जाएंगे, केजरीवाल तक बाहर ले जाएंगे, या मोदी तक बाहर ले जाएंगे। अरे भैया, जो आपके मुख्यमंत्री ने घोषणा से परे हाथ खींच लिए कि भाई 1,80,000 को सस्ते दर पे फ्लैट की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया, वो गरीबों को छल्ला हुआ है, ठगी का धंधा कर रहा है, झूठ बोला सत्य हटाने के लिए। ये बात तो इन्होंने 2017 ही बोली थी, उससे भी नहीं करी। फिर उन्होंने कहा हम तीसरी बार सरकार में आएंगे। अभी जो तीसरी बार का इलेक्शन जीते उसमें घोषणा की थी हम फ्लैट देंगे, तो उसको ठंडे घोषणा में डाल दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। हमने तो 100 गज करके प्लॉट दिए थे, उद्धव सरकार ने ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए। तो ये ऐसे ही झूठ बोलेंगे, उनकी कोई योजना पूरी नहीं कर पाएंगे। और गांव में इन्होंने बोला था गरीब बच्चों की, जो गरीब कन्याएं हैं उनको स्कूटी देंगे, वो भी यही घोषणा पूरी नहीं हुई। तो कहां से पूरा करेंगे, फंड ही नहीं। पूरा देश कर्जे में है, पूरे देश से 55,000 करोड़ कर्जा था, 205 लाख करोड़ का कर्जा है। तो ये सिर्फ झूठी बातें हैं। और देखिए हम नगर निगम के मुद्दों को लेकर चुनाव उतरेंगे, और इस बात को भी चुनाव में उतारेंगे कि इसने कैसे हरियाणा सरकार ने जनता का धोखा किया, कितना झूठ बोलते हैं, और जो आपको सस्ते दर पे फ्लैट देने थे वो भी नहीं दिए गए। जवाब दीजिए आप राजेश शर्मा जी। बताना चाहूंगा, अगर कोई इंटरनेशनल अवार्ड झूठ बोलने में घोषित किया जाए तो कांग्रेस पार्टी वो इंटरनेशनल अवार्ड को जरूर जीतेगी। ये विश्व में सबसे झूठी पार्टी है। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में इन्होंने झूठ बोला था, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट। ये इनका झूठे गारंटी कार्ड तक इन्होंने बांट दिए थे बहनों को। इनसे झूठी पार्टी और क्या हो सकती है। और झूठे गारंटी कार्ड ले लेके बहनें इनके पीछे पीछे दौड़ रही थी, ये आगे भाग रहे थे। तो इनकी ठगी ठोरी की दुकान बंद कर दी है जनता ने। ये जिस तरह से एक जनता में भारी प्रतिशोध की भावना थी, जनता ने वो बदला लिया। और इनका विधानसभा में जिस तरह से इनकी बुरी हार हुई, दिल्ली में ये तीसरी बार आ रहे हैं, 1 बार आ रहे, 2 बार आ रहे, 3 बार आ रहे, और निकाय चुनाव में भी इनको हार का डर सता रहा है। कभी ये ईवीएम पे ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। जिस तरह से इनके वहां पे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो इनका घटक दल है, उन्होंने इनको सलाह दी कि भाई ऐसा है, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना छोड़ दो, हार का ठीकरा ईवीएम पर मत फोड़ो, और जो जनादेश मिला है उसको स्वीकार करो। और फिर भी ये आगे देख लेना आप, ये हारेंगे क्योंकि छोटी सरकार हमारी बनेगी, ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी बनने जा रही है, जनता के आशीर्वाद से बनने जा रही है। ये फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे। तो ये तो इनकी आदत है, इनको हार का डर सता रहा है। बौखलाहट में उल-जलूल बातें करते हैं। कोई भी इनका प्रवक्ता है आप देख लेना, उल-जलूल बातें करता है, टॉपिक पे ऊपर तो बात करते नहीं जी। जिस तरह से इनकी झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, दिल्ली में पर्दाफाश हो गया, हरियाणा में पर्दाफाश हो गया। मैं बोलूं जी, बोलिए नीरज जी, बोलिए। मैं बोलना चाहूंगा, देखो इधर की बात कौन करता है। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था कि सस्ते दरों को फ्लैट कैंसिल कर दे, और कहां से आप पहुंच गए। भाई इधर की बात मत कर, जो क्वेश्चन पूछा उस पर जवाब दे। कहां से नगर निगम दिल्ली चुनाव पे पहुंच गया कि यहाँ से ये किया वो किया। अरे भाई हरियाणा नगर निगम जो सस्ते दर की योजना की फ्लैट की, जो आपने 1,80,000 फ्लैटों को लोगों को ठगा है, वो ठग बिठा दिया आपने दिल्ली में। और वो ठग जो ऐसी घोषणा करते हैं, उन ठगों का नाम क्या है, ये पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। ये ठगी चोरी की दुकान तुम चलाते हो भैया, जनता को ठग लिया 1,80,000। 1,80,000 ज्योति जी इनको चुप कराइए, ये इस व्यक्ति को समझ नहीं है बिल्कुल भी। आप इनको चुप कराइए जी, आप इसको चुप कराइए, मैं तभी डिबेट करूंगा। इस व्यक्ति की आदत है, ये व्यक्ति ये व्यक्ति मानसिक संतुलन खो चुका है। रोज बच्चों तरह सिखाते थे, इस व्यक्ति को समझ नहीं आती डिबेट कैसे करनी है, ये सुनने की क्षमता नहीं रखता। दूसरी
अरे मत कर जब तेरे को बोलना नहीं आता, तेरे को बीच में बोलना तो क्यों करता है? तेरे को समझ नहीं आती क्या? तू सिखाएगा बोलना। अबे तो समझ नहीं आती, बीच में बोलता है मोहम्मद तुगलक, पढ़ा लिखा मूर्ख, तू पढ़ा लिखा मूर्ख है। नीरज जी, भाषा का मर्यादा बनाए रखें। हाँ, मैडम जी, मैं आपने मुझे सिखाया, मैं आपके बीच में बोलते हुए इन्होंने 2 बार बोला, बीच में बोला क्या? फिर डिबेट क्यों खराब करते हैं? फिर इससे अच्छा आप डिबेट मत करा करेंगे। मैं इनके बीच में बोला क्या? ठीक है रामराज जी, आपके पास लौटूंगी 2 मिनट में। हाँ, ये अपनी बारे में बोले, कुछ ही बोले, सुनने की क्षमता रखे। ठीक है नीरज जी बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, कहाँ का टॉपिक कहाँ ले गए। मैंने जो क्वेश्चन किया 1,80,354 वो फ्लैट कैंसिल कर दी, उसकी योजना को जवाब ना देके ईवीएम पे पहुंच गए, वहां पहुंच गए, यहाँ पहुंचे, तो की बात करते हैं, मुद्दों को भटकाते हैं, उल्टा हम पे इल्जाम लगते हैं। ठगी चोरी तो ये करते हैं। जनता ने झूठ बोला, तीसरी बार झूठ बोला। आप बताइए फ्लैट की घोषणा कब पूरी करेंगे? 2100 की आता पता नहीं, 500 सेंटर ये नहीं पता कब मिलेगा। आप मुद्दों पे बात कीजिए। दिल्ली चुनाव हो गए, उनका रिजल्ट आ गया, जो जनता ने स्वीकारा उसका उससे क्या लेना देना भैया? आप हरियाणा विधानसभा की बात की है, हरियाणा विधानसभा तो बोलते ही नहीं। ये देखिए, चुप कराइए मैडम, जो भी चुप कराइए, मुद्दों से ना भटक के जवाब दे दीजिए। देखो, ये बार बार दिल्ली की बात कर रहा है, दिल्ली चुनाव का। अरे मेरे भाई, अरे मूर्ख आदमी, दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से जुड़ी हुई है। अरे मैंने कब करा महामूर्ख? डिबेट हो नहीं पाएगा, छोड़ने की हिम्मत रख। मूर्ख आदमी किसे बिठा दिए? मैं दिल्ली की बात नहीं कर रही, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। कान से खराब हो गई क्या? मशीन लगवा दूं? उल जलूल बातें करता है तो बौखला गया है। तू करता है। 1,80,000 को बताओ योजना कैसे हो गई? यहीं पर रोकना पड़ेगा। 1,80,000 की मर्यादा को बनाए रखे। रामराज शर्मा जी, आप जवाब दे दीजिए, मुद्दों से मत भटकिए। मैं जवाब देने लग रहा हूँ, बीच में बोल रहे हैं। भाषा की मर्यादा बनाए रखे प्लीज। 1,80,000 फ्लैट का बता। मर्यादा बनाए रखें। मैं इसको बताना चाहूंगा जी, दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से 3 तरफ से दिल्ली की सीमा हरियाणा से लगती है, और ज्यादातर हरियाणवी दिल्ली में रहते हैं हमारे, और हमारे रिश्तेदारी, हमारा भाईचारा दिल्ली के साथ में बहुत है। और दिल्ली में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय केंद्रीय मंत्रियों ने, हमारे और भी नेताओं ने दिल्ली में प्रचार प्रसार किया था। और दिल्ली में कई एमएलए जिनका मूल निवास हरियाणा से, हरियाणा से संबंध रखते हैं, वो कई एमएलए दिल्ली में हरियाणा के बने हुए हैं। तो लिहाजा उसका असर हरियाणा में जरूर पड़ेगा, निकाय चुनाव में पड़ेगा, छोटी सरकार में पड़ेगा, क्योंकि माहौल हमारा बहुत बढ़िया बन रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, हमारी देवतुल्य जनता में भारी जोश है, और कांग्रेस के प्रति नाराजगी है, क्योंकि तीसरी बार आ रहे हैं। एक बार आ रहे 0/0, दूसरी बार आ रहे 0/0, तीसरी बार आ रहे 0/0। इनको हार का डर सता आ रहा है, और इनको मैं इनकी पीड़ा को समझ सकता हूं, क्योंकि दिल्ली में उनका खाता नहीं खुला, इसलिए ये उल जुलूल बातें करने लगे। ये मानसिक संतुलन खो बैठी है कांग्रेस पार्टी, और इनमें जिन्ना का वास होगा, जिन्ना का, जिन्ना की आत्मा बस गई इनके अंदर। ठीक है, धर्म को ये नहीं मानते। जी, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल है, लौटती हूँ रामराज शर्मा जी। देखिए, दीपक बाबरिया को प्रभारी पद से हटा दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि कुमारी सैलजा और रणबीर जो है सुरजेवाला से जो है एक तरह से कहे तो पंगा लेना भारी पड़ गया, इस वजह से उन्हें हटा दिया गया है। क्या खलबली मच रही है कांग्रेस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, तो संगठन बदलाव है पूरे हिंदुस्तान लेवल पे, हरियाणा पूरे कांग्रेस में बदलाव हो रहा है। देखिए, महाराष्ट्र का भी चेंज किया, अब हम संगठन बदलाव की तरफ है। हरियाणा में जो आपको जल्दी संगठन बनना पड़ेगा। और मेरे देखो जरूर की बात ना करके 1,80,000 फ्लैट की योजना कैंसिल करी, उसमें कोई जवाब नहीं हुआ। क्यों जवाब नहीं देगा? कहाँ से? इसको पता ही नहीं कुछ क्या जवाब देना क्या नहीं। ये तो नगर निगम चुनाव दिल्ली में जीत के उन बातों करना, उत्पत्ति ने मुद्दों पर चुनाव लड़ना नहीं, ना मुद्दे पर जवाब देना। उसकी फ्लैट की योजना कोई नहीं था। इनके मुख्यमंत्री ने घोषणा करी और कि भाई केंद्र सरकार हम 1,80,400 लोगों को फ्लैट नहीं दे पाएंगे, उस योजना में कोई बात नहीं करी। 21 रुपए कम मिलेंगे, 500 रुपए, कोई बात नहीं करी। देखिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जनता मालिक है, हम नगर निगम चुनाव पूरी मेहनत से लड़ेंगे। हमने पूरे मुद्दे तैयार किए हुए हैं। जनता का आशीर्वाद रहा तो हमारी छोटी सरकार बनेगी, वरना जनता जिसको बनाएगी। हम विपक्ष में बैठेंगे, अभी विपक्ष में बैठे हैं। और मेरे जो प्रवक्ता साथी कह रहे थे विधानसभा में बुरी हार हुई, अरे बुरी हार तो तुम्हारी हुई भैया, 37 सीटें कम नहीं होती। बुरी हार कैसे बोल सकते हो? आपको तो समझ नहीं है। हमारा वोट परसेंट 39.5 था, तुम्हारा 30.9 है, 0.4 का डिफरेंस है। देखिए, लेकिन नगर निगम चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। हमने मैनिफेस्टो भी तैयार किया है। अभी आपको 12 समय तक हमारी पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको, और पूरा चुनाव हम हिम्मत से लड़ेंगे और जनता की भी जगाएंगे। अपने विपक्षी भूमिका हम वैसे भी निभा रहे हैं, और विपक्षी पूरे मुद्दे हम पे जनता के तैयार है।
नीरज जी, हम देख पा रहे हैं, अब जैसे देखिए आपके कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का भी बयान सामने आया था 2 दिन पहले। उन्होंने बयान दिया था कि दिल्ली में जो मेन मुकाबला था, मुख्य मुकाबला था, वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में था। कांग्रेस उसमें कहीं नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने पूरे दम खम के साथ चुनाव लड़ा था, 0 सीट मिली। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है वो कांग्रेस का लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कांग्रेस का कॉन्फिडेंस कोई नहीं लड़खड़ा रहा। मैं बता दूं, हमारी अगर 8-9 सीटें खराब हुई हैं हरियाणा में, तो आम आदमी पार्टी से खराब हुई हैं। जो 0.4% है, जहां 2,000-2,500 वोट से आ रहे हैं किसी सीट पे। देखिए, जनता विश्वास के, कांग्रेस पुरानी पार्टी है, कांग्रेस की अपनी विचारधारा है। जनता विश्वास न करा रहे, अपनी विचारधारा में कायम हुए हैं। ये जनता ने देख लिया, हमारी विचारधारा में कायम नहीं करेंगे। अब जनता 10-12 साल का शासन देख रही है। अभी आप देखते जाइए, जब सेंटर पे बैठा हुआ प्रधान सेवक कह सकता है जुमलों की सरकार है, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, तो ये तो देखिए जनता बदलाव चाहती है, जनता इनको मौका दे रही है। अभी 11-12 साल इनके शासन को हुए सेंटर में, तो देखा जाएगा। अभी हमारी पार्टी ने 40-45 साल शासन किया है, लेकिन अपनी विचारधारा से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। चाहे सत्ता हाथ लगने लगे, भाई से भाई को लड़ाने का काम नहीं करेंगे। हम मुद्दों की राजनीति करेंगे, जो करता है हमेशा करेंगे। जवाब दे दीजिए रामराजे शर्मा जी, भाई को लड़ाने से कि जो उलझुल बातें हैं वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है, कांग्रेस का ऐसा बयान है। देखो, भाई से भाई कौन लड़ाता है? आप शुरू में जब देश आजाद हुआ था उस टाइम पे देख लेना, नेहरू जी और जिन्ना जी दोनों परम मित्र थे। दोनों ने बंटवारा करा, भाई तू मुसलमानों का पक्षधर हो जा, तू पाकिस्तान ले ले, मैं हिंदुस्तान ले लूंगा। अच्छा, फिर वहां से इनका इतिहास शुरू हो जाता है। फिर उन्होंने राम मंदिर, जो भव्य ऐतिहासिक, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के का वास है, हमारे 500 साल तक हमारे पूर्वजों ने इंतजार किया। कभी सपने में भी नहीं सोचा था एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में होगा। कांग्रेस पार्टी ने वकीलों की फौज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब केस था राम मंदिर बनने के खिलाफ में, वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में खड़ी कर दी। अब इससे साफ साफ जाहिर होता है भाई से भाई कौन लड़वा रहे हैं। अरे भगवान श्री राम का मंदिर है, अयोध्या में नहीं हो बनेगा और कहां बनेगा? कराची लाहौर में बनेगा क्या? उसे ये जिस तरह से इन्होंने, इनके अंदर जिन्ना की आत्मा का वास हो गया है, ये जिन्ना की भाषा बोल रहे हैं। ये इनके प्रवक्ता नहीं, इनके सारे नेता जिन्ना की भाषा बोल रहे हैं। जिस तरह से एक समुदाय विशेष के पक्ष बढ़ रहे हैं, इन्होंने इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी में हिंदू भाइयों का पकड़ के तो इन्होंने नसबंदी कर दी और दूसरे भाइयों को इन्होंने छेड़ा तक नहीं। इससे ये साफ साफ जाहिर होता है ये हिंदुओं को तो अल्पसंख्यक बनाना चाहते हैं, जो भी हम बहुसंख्यक में है, और जो अल्पसंख्यक है उनको ये बहुसंख्यक बनाना चाहते हैं। ये मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे, हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र। जिस तरह से वक्फ बोर्ड इन्होंने बनाया, वक्फ बोर्ड में क्या है, जहां पर भी जिस प्रॉपर्टी पर हाथ रख दिया वही प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाएगी, वक्फ बोर्ड की। और ये इससे साफ साफ जाहिर होता है वह ये इस्लामीकरण कर रहे थे, ये हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाह रहे थे, ये साफ साफ जाहिर होता है। और दूसरा, ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी बनने जा रही है, देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनने जा रही है। ये हमारे माननीय विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री, हमारे प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत होगी, उनके सिद्धांतों की जीत होगी, उनकी गारंटी की जीत होगी। हमारे चाणक्य प्रसिद्ध रणनीतिकार, हमारे बहुत ही मजबूत गृह मंत्री सरदार पटेल जी के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय अमित शाह जी की नीतियों की जीत होगी। ये हमारे मनोहर लाल जी की मनोहर की नीतियों की जीत होगी। ये हमारे छत्तीस बरादरी के भाईचारे के मिसाल, हमारे युवाओं के हृदय सम्राट, हमारे देवतुल्य मुख्यमंत्री, ये उनकी नीतियों की जीत होगी। ये हमारे जनता जनार्दन की जीत होगी, हमारे छत्तीस बरादरी के भाईचारे की जीत होगी। क्योंकि कांग्रेस ने तो भाई से भाई लड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इनका हार का ड्रेस सता रहा है। आप देखते जाओ हारने के बाद में ईवीएम के ऊपर, देखिए समय की कमी है, ईवीएम के ऊपर भागा फोड़ेंगे, ईवीएम के ऊपर। ये हेलो जी नीरज जी, समय की कमी है, 1 मिनट में जवाब दे दीजिए बस।
देखिए, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की कल्पना करते हैं। सरदार वल्लभ के लिए जूते सम्माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस से बैन किया था। मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं, इनको नहीं पता होगा लेकिन मैं इनको बता दूं, इंटरनेट में खोज लेना, सरदार वल्लभ भाई ने आरएसएस को ज्वाइन किया था। ये देखिए जवाहरलाल नेहरू पहुंच गए, इन पे कोई मुद्दा ही नहीं है। जवाहरलाल नेहरू गांधी परिवार पे ये जो सारे मुद्दे से बाहर, मैं कह रहा हूँ ना आपको, मुद्दे से की राजनीति करते हैं जो दुनिया में उससे पहुंच गए, तो इनकी बरगलाने की नीति है। लेकिन हम अपने मुद्दों पे चाहे मुद्दों पे देखिए हम चुनाव लड़ेंगे और मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ इतने सारे नगर चुनाव में मोस्ट देन 70-80% नगर चुनाव में हमारी जीत होगी। ठीक है, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए रामराज जी। ऐसा इनको हार का डर सता रहा है, देवतुल्य जनता जनार्दन का। हमें कोई हार का डर नहीं सता रहा, हम तो पूरे इलेक्शन लड़ रहे हैं। हार का डर तो आपको सता रहा महाराज, तभी तो लिस्ट आई आपकी, हमारी लिस्ट अभी आ जाएगी। हार का डर होते तो हम सिंपल में चुनाव लड़ते, हम तो सिंपल में चुनाव, और आपने तो सिंपल में चुनाव लड़ने से मना कर दिया। कुछ विधानसभा आप कुछ कमेटी में सिंपल में चुनाव नहीं लड़ रहे आप, आपको पता ही नहीं आपकी पार्टी ने क्या स्टैंड लिया है, आपको बिठा रखा है और आप मूर्खों की तरह डिबेट करते हैं, आपको पता कुछ नहीं है। जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी, ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी बनने जा रही है। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। सरकार हमारी बनने जा रही है। जय भारत, जय कांग्रेस। ऐसे ही ओके बातें करते रहेंगे। ये ठीक है, समय की बहुत कमी है हमारे पास। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार चुनाव का जो है वो बिगुल बज चुका है और ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनावी रणनीति के तहत अपनी ही जो है दावेदारी ठोक रही है और ऐसे में बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। तो वही कांग्रेस भी ये संभावना जताई जा रही है कि आज भी कांग्रेस जो है अपनी लिस्ट जारी कर देगी और ऐसे में 2 मार्च को चुनाव होने वाला है। 12 मार्च को रिजल्ट सामने आएगा, देखना दिलचस्प होगा किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। नमस्कार।